हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। पिछली वीडियो में आर्टिकल 19 और 20 पर चर्चा हो चुकी है। आज आर्टिकल 21 और 22 को समझेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले आर्टिकल 19 और 20 को समझ लीजिए, फिर आपको आर्टिकल 21 और 22 अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि आर्टिकल 19 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आपको आर्टिकल 19 जानना बेहद जरूरी है। आइए हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 किसे कहते हैं और आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें दोस्त आर्टिकल 21 के बारे में, तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या मतलब है इस बात का? इस बात का तात्पर्य है, अगर हम केवल शब्द को पकड़े तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब शरीर की आजादी, आपकी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में निहित है। ये पूरा अनुच्छेद ही कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही सिर्फ आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित कर सकती है। इसके अलावा अन्य कोई कारण नहीं होगा, अन्य कोई विधि नहीं होगी, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं होगी। सिर्फ जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते हैं। अन्य कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो आपसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सके। तो ये ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करा सकता है, अन्यथा और कोई कारण नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछी जाती है कहां से हमने लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई है। संविधान के स्रोत नामक टॉपिक में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। और ये भी पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19 में है, सॉरी आर्टिकल 21 में है, माफ करिएगा। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये पूरी बात अनुच्छेद 21 कहती है कि सिर्फ कारण एक होगा और वो होगी विधि द्वारा स्थापित बनाई, विधि द्वारा बनाएगी प्रक्रिया। इस पर लड़ाई भी हुई है, आगे अभी चलकर चर्चा करेंगे कि विधि का क्या मतलब हुआ है। यहाँ पे आर्टिकल 21 में कौन जो है विधि का निर्माण कर सकता है, किसके अधीन आती है, किसके विरुद्ध है। याद रखिएगा एक और बात, आर्टिकल जो 21 है वो व्यक्तियों को प्रदान की गई है। ये भी प्रश्न आता है, अर्थात आर्टिकल 21 भारतीय नागरिक एवं इसमें विदेशी भी शामिल हैं, ये दोनों लोग शामिल हैं। हमने कहा था बार बार 15, 16, 19, 29 और 30 यही अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिक को प्रदान है। तो यहां ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 किसको प्रदान किए गए हैं? व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? नागरिक एवं विदेशी। ये जो है इस बात को लेकर लड़ाई हुई कि आखिर आर्टिकल 21 किसकी विरुद्ध है, कार्यपालिका के विरुद्ध है या व्यवस्थापिका के, विधायिका के विरुद्ध है। तो गोपालनवाद आया 1950। गोपालनवाद, इसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 सिर्फ कार्यपालिका के विरुद्ध है, कार्यपालिका के विरुद्ध है, व्यवस्थापिका के विरुद्ध नहीं है। अर्थात इस बात का क्या रिजल्ट निकला? अर्थात आर्टिकल 19 एवं 21 अलग अलग है। इसमें कहा गया कि विधि जो है निर्माण प्रक्रिया
विधि बनाने का अधिकार विधायिका को नहीं है, विधि के विरुद्ध ये नहीं है। कार्यपालिका जो आर्टिकल 21 है, सिर्फ कार्यपालिका को ये पावर मिला है। इसमें आर्टिकल 21 जो है, विधायिका इसके अंतर्गत जो है व्यवस्थापिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु देश में एक ऐसी घटना घटी जिसने जो है विधायिका के इसको विरुद्ध किया और विधि बनाने का पावर जो है संसद आर्टिकल 21 के अधीन किया गया संसद को। और ये कहा गया कि ऐसा है कि कोई भी प्रावधान या कोई भी बात जो अधिकार से संबंधित होंगे वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएंगे। मेनका गांधी का मामला था, 1974-75 की बात है। एक बार वो विदेश का दौरा करने जा रही थी। उस दौरान जो है मेनका गांधी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और रोकने के दौरान उनको पासपोर्ट से संबंधित जो है गड़बड़ी का जो है संकेत दिया गया और कहा गया कि आपकी पासपोर्ट जो है फर्जी है। पूरे भारत में खबर फैल गई कि मेनका गांधी को एयरपोर्ट पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी जो है आरोपित में रोका गया है विदेश जाने से। मेनका गांधी बड़ा परेशान हुई और उन्होंने जो है जांच करवाया और जो है इस पर मुकदमा किया। जो है न्यायालय गई और जो है जांच करवाया तो पाया गया कि मेनका गांधी की पूरी जो तथ्यात्मक बातें थी वो सही है। मेनका गांधी का पासपोर्ट जो है संबंधित सभी जानकारी जो क्या थी सही थी। अब वो मामला मानहानि का आ गया। मेनका गांधी ने कहा, सब जग जाहिर था कि इंदिरा गांधी का मेनका गांधी से कभी बनता नहीं था। तो इस बात को लेकर मेनका गांधी जो है मानहानि के तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे पैसा या किसी तरह का माफीनामा नहीं चाहिए, मुझे मेरा रेपुटेशन चाहिए जो पहले की तरह था। मैं बड़ा इससे परेशान हुई, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का और मैं इससे बहुत ज्यादा जो है परेशान हुई हूँ और मुझे वही जिंदगी चाहिए जो इस परेशानी से पहले जैसी मैं जी रही थी। कोर्ट भी परेशान हुआ और इस मामले को लेकर कोर्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया और गोपालन वाद में दिए गए डिसीजन को पलट दिया और 1978 में मेनका गांधी ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध होंगे। अर्थात आर्टिकल 19 और 21 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वहां आर्टिकल 21-19 होगा और जब हम अधिकार की बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल 21 होगा। तो सारी बातें जो है मेनका गांधी की बातों में कही गई और कहा गया कि जो है किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल दैहिक स्वतंत्रता नहीं है, केवल देह की स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता है, उसका साधारण जीवन ही उसका स्वतंत्रता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जीवन गरिमामय जीवन होना चाहिए। तो ये शब्द भी मेनका गांधी के जो है वाद में आया है 1978 में। उसके बाद आर्टिकल 21 में क्रांति आ गई और अनेक अधिकार, अभी हम कुछ अधिकारों की बात करेंगे। विदेश जाने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, एलजीबीटी जो आया, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश, सबरीमाला का अधिकार, तमाम अधिकारों की हम बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक बातों को नोट डाउन करते हैं कि आर्टिकल 21 कहता क्या है। इसके बाद आया 1978 में मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी बना भारत संघवाद। भारत संघवाद इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध है। यह याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के सारे अनुच्छेद राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। तो इसलिए हम कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के विरुद्ध है। तथा यह भी कहा गया कि आर्टिकल 19 एवं 21 एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। ये जो है आप ध्यान रखिएगा। ये जो है कब कहा गया? मेनका गांधीवाद में। और जो है विदेश जाने का अधिकार दे दिया गया। विदेशी यात्रा का अधिकार मेनका गांधी के केस में मिला अधिकार। इसके अलावा गरिमामय जीवन, गरिमामय जीवन का अधिकार।
कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ जो है साधारण जीवन से नहीं है, बल्कि जीवन कैसा होना चाहिए, रेपुटेटेड लाइफ होनी चाहिए, गरिमामय जीवन होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 21 में तमाम जो है संशोधन किए गए, और एक बड़ा संशोधन आप पढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में फैसला आया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया तथा 86वां अमेंडमेंट एक्ट करके इसे आर्टिकल 21 में भी शामिल भी कर दिया गया 2002 में। तब से हम पढ़ते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह जो है परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद में चिकित्सा का अधिकार पड़ा है। आइए एक एक बातों को नोट डाउन करते हैं और जो है देखते हैं कि आर्टिकल 21 में कुछ अधिकारों को जो आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत विदेशी यात्रा का अधिकार, अभी हम लोगों ने नीचे नोट डाउन किया है, विदेशी यात्रा का अधिकार। विदेशी यात्रा का अधिकार मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघवाद जोड़ लीजिएगा। इसमें विदेशी यात्रा का अधिकार किसमें मिला है, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। चिकित्सा का अधिकार, ये मिला है परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। चिकित्सा का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। अगर हम बात करें दोस्त आगे MC मेहता बनाम भारत संघवाद, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। MC मेहता बनाम भारत संघवाद, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपको किसमें दिया गया, MC मेहता बनाम भारत संघवाद। पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघवाद, ये राइट टू प्राइवेसी, बड़ा अधिकार था, निजता का अधिकार 2017 में आया, राइट टू प्राइवेसी। पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघवाद, ये सब नोट डाउन करिएगा। आपके एग्जाम में नए नए ये केसेस है, नए नए जो शब्दों को जोड़ा गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ये सब जो है आप ध्यान देंगे। नवजोत कौर बनाम भारत संघवाद, इसमें LGBT आर्टिकल 377 धारा 377 को समाप्त कर दिया गया और ये बड़ा फैसला था। तो जो है LGBT को मान्यता या अधिकार दे दिया गया, अर्थात आर्टिकल 377 के कुछ उपबंध खत्म कर दिए गए। अभी समझते हैं ये क्या था, जो है समाप्त कर दिए गए। नवजोत कौर बनाम भारत संघवाद, LGBT क्या होता है इसको समझ लेते हैं। LGBT का तात्पर्य है, यहां समझते हैं। LGBT, L का मतलब होता है लेस्बियन, G का मतलब होता है गे, B का मतलब होता है बायोसेक्सुअल और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। ध्यान रखिएगा, लेस्बियन उसे कहते हैं जिनका महिला के प्रति महिला का अट्रैक्शन हो। गे उसे कहते हैं जिसमें पुरुष का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन हो। बायोसेक्सुअल उसे कहते हैं जिसका महिला का पुरुष और महिला दोनों के साथ अट्रैक्शन हो, या पुरुष का महिला एवं पुरुष दोनों के साथ अट्रैक्शन हो। और ट्रांसजेंडर जो गुणसूत्रों की जो है उथल पुथल से जो जिनको जो है उभयलिंगी का दर्जा दिया गया है, वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। तो ये चारों कैटेगरी को जो है एक साथ विवाह करने का अधिकार, रहने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, जिसे समलैंगिकता का अधिकार कहते हैं, जिसको बहुत पहले से ही धारा 377 के जो है तहत अवैध किया गया था। इसको समाप्त करके इनको लीगल कर दिया गया। तो ये बड़ी घटना थी 2018 की। नवजोत कौर बनाम भारत संघ में LGBT को क्या मिल गई, मान्यता मिल गई। ये ध्यान रखिएगा। सबरीमाला मंदिर, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार।
महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार। ये भी 2018 का केस है। केरल के जो है अयप्पन देवता का मंदिर है सबरीमाला मंदिर, तो याद रखिएगा सबरीमाला बनाम केरल राज्यवाद। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इसलिए सबरीमाला बनाम भारत संघवाद। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये सब जो ऐसे केसेस हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और इनसे प्रश्न बनता है। आप जो है एक और केस है जिनको आप मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद, शिक्षा का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान संशोधन है 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या कहा गया कि राज्य सरकार जो है को अपने नागरिकों को शिक्षा देने के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया। कहा गया कि ऐसा है कि जो है शिक्षा आप राज्य सरकार क्या करेंगे, अपने नागरिकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा, और ये 86वां अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके लिए ध्यान रखिएगा RTE लाया गया, राइट टू एजुकेशन, 2009 में। कब आया राइट टू एजुकेशन? 2009 में। और याद रखिएगा इसे लागू कर दिया गया राइट टू एजुकेशन को 1 अप्रैल 2010 को। ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं और ये हमेशा आते रहते हैं। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में? 21A में। किस संविधान संशोधन के तहत? जो है 86वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत। किस वाद में आया था फैसला? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। RTE भारत में कब आया? 2009 में। लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। ये तमाम बातें शिक्षा से संबंधित आप ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके मौलिक अधिकार हैं। इसको जो है आगे चलेंगे तो हम इनको देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में कैसे शामिल हुए, मौलिक कर्तव्य में भी इनको जोड़ा गया 86वां अमेंडमेंट एक्ट करके, तो वहां पे इनकी चर्चा होगी। आर्टिकल 21 जो है आप इतना जो है समझते रहिए कि ये सारे जो है केसेज आप ध्यान में रखिएगा, इनसे आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद, इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेज हैं। हुस्नारा खातून बनाम बिहार स्टेट, जिसमें शीघ्र परीक्षण का अधिकार दिया गया, कैदी को जो है शीघ्र छोड़ दिया गया। कई सारे ऐसे कैदी थे जो सिर्फ जो है छोटे छोटे अपराधों के लिए कई कई साल से सजा भुगत रहे थे, तो हुस्नारा केस में वो दिया गया। ज्ञान कौर जो है बनाम पंजाब राज्यवाद में मरने को निषेध घोषित कर दिया गया। मृत्यु मृत्यु करने से, सुसाइड करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट इसमें भी आया और कहा गया कि ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति का उसके जन्म में उसका अधिकार नहीं है या उसका उपयोग नहीं है या उसका हाथ नहीं है, तो उस व्यक्ति का मरने में भी उसका योगदान नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का जन्म में उसका योगदान नहीं है तो उसका मरने में भी योगदान नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट था और मरने की परिभाषा तय की गई, मृत्यु की परिभाषा दी गई, सक्रिय मृत्यु और निष्क्रिय मृत्यु। सक्रिय मृत्यु वो होता है जिसमें आप सुसाइड करना चाहते हो, आप ठीक ठाक हो, तो आपको जो है प्रतिबंधित किया गया, रोक दिया गया है। और निष्क्रिय मृत्यु वो होता है जिसमें जो है किसी व्यक्ति को मरना जिंदा जो है, जिंदा रहना मरने के बराबर है। वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है या उसकी बस सांसें मात्र चल रही है और कई सप्ताहों से जो है परिवार की सहमति से क्या किया जाएगा, उसकी जो है मौत घोषित कर दी जाएगी। वेंटिलेटर जो है बिजली काट दी जाएगी या तमाम तरह की ऐसी जो है उसके उपचार बंद कर दिए जाएंगे जिससे उसकी मृत्यु हो सके। तो निष्क्रिय मृत्यु की इजाजत है परंतु सक्रिय मृत्यु की इजाजत नहीं है। तमाम ऐसे केसेज हैं। धूम्र सभा जो है, झंडा फहराने का अधिकार, ये सब जो है झंडा फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने पढ़ा था, अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। इसके अलावा जो है सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान से निषेध, जितने सारे आपको अधिकार दिख रहे होंगे सब ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने के लिए अधिकारों की लिस्ट में। लेकिन ये आप इतना सब जानते रहेंगे, ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। विदेशी यात्रा कई बार पूछ चुका है, स्वच्छ पर्यावरण पूछ चुका है, निजता का अधिकार जो है लेटेस्ट है, LGBT भी लेटेस्ट है। ये सब जो है आप ध्यान रखते रहिए, आर्टिकल 21 आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्त आर्टिकल 22 पे। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो ये देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि निवारक एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं
निवारक निरोध से संरक्षण। संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, इसका क्या तात्पर्य है भाई? इसका मतलब है कि यदि आप गिरफ्तार हो जाते हैं तब भी आपको संरक्षण करेगा कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। बाद में हम भी समझाएंगे आपको कि निवारक निरोध किसे कहते हैं। इतना फिलहाल समझिए कि गिरफ्तारी और जो है इनसे आपको बचाएगा कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 22। कैसे? तो इसमें जो है पुलिस के कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। पूछा जाता है ये प्रश्न भी, हाल ही किसी के एग्जाम में पूछा था कि पुलिस का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित किया गया है? तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत। आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस का यह पहला ड्यूटी है कि वह उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए। ये लिखिएगा ये बात तो इसके उपबंध में कि गिरफ्तारी का कारण बताना। मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। पुलिस के कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य क्या क्या है? पहला, यदि किसी व्यक्ति किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी। दूसरा, उसके मनपसंद उसको वकील करने का अधिकार पुलिस प्रदान करती है। तीसरा जो है 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। परंतु यह ध्यान रखिएगा यात्रा का समय इसमें इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। 3 पुलिस के बड़े बड़े कर्तव्य दिए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना। दूसरा है कि उसको जो है उसके हिसाब से मनपसंद उसके वकील करने का अधिकार देना। और तीसरा जो है याद रखिएगा कि पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये जो है तमाम बातें पुलिस की ड्यूटी के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल 22 में ही पुलिस का ड्यूटी जो है निहित है। आपको देख रहे हैं, आप गिरफ्तार हो गए, आपने एक अपराध किया है, फिर भी आपको वकील करने का अधिकार, तो बचाया जा रहा है कि नहीं बचाया जा रहा है? आपको संरक्षित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो दोस्त, निवारक निरोध क्या होता है इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई जो है अपराध नहीं किया, लेकिन आपसे डर है कि आप कुछ समय के लिए ऐसा बयान या ऐसी वक्तव्य या ऐसी गतिविधि आपने की है जिससे अपराध होने की संभावना है, तब बिना अपराध के ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा, आर्टिकल 370 खत्म करने से पहले जो है समाप्त करने से पहले महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे कई सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके पीछे कारण था क्योंकि इनके बयान जो है वहां दंगा भड़का सकते थे या इनके बयान से जो है नागरिकों को खतरा हो सकता था। तो ऐसी कोई घटना घट जाए जिसमें जो है लगे कि अब जो है इनका नजरबंद रहना ही ठीक है, समाज में रहना घातक हो सकता है, तो उस संभावना को टालने के लिए इनको नजरबंद या गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखिएगा, जो मैंने तीनों कर्तव्य पढ़ा है वो इसमें लागू नहीं होता है, राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी लागू नहीं होता है। पुलिस का जो कर्तव्य है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट करना, वकील करने का अधिकार देना, ये सब जो है इसमें लागू नहीं होते हैं, आपको रोक दिए जाएंगे निवारक निरोध वाले मामले में। क्या होता है इसी के तहत 1971 में मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसमें कहा जाता है कि तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। और जो है इस कानून के तहत सत्ता का दुरुपयोग की बात भी सामने आती है। तो 1971 में कौन सा एक्ट लागू किया गया था? निवारक निरोध के अंतर्गत शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, 12 महीने 1 साल ये जो है एक साल या 6 महीने के लिए जेल डाल देना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये 1971 में आया था। कब आया था? 1971। इसके अलावा 1980 में रासुका NSA आया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रासुका पूछा जाता है एग्जाम में कि कब आया था? 1980 में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1985 में, जब इंदिरा गांधी की 84 में मृत्यु होती है तो 1985 में जो है टाडा आया था। इसके पीछे भी कारण था इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेना और इसका भी दुरुपयोग किया गया। टेररिस्ट एंड डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज, फुल फॉर्म है इसका, सर्च करके जो मैं बोल रहा हूँ सुनकर लिख लीजिएगा। टाडा का फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज। ये जो है 1985 में आया था इंदिरा गांधी के मौत के बाद। 2002 में एक बड़ा कानून आया था जिसको पोटा कहते हैं,
प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये भी जो है ध्यान रखिएगा। संसद पे 2001 में हमला होता है दिसंबर में, और 2002 में जो है शक के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए जो है पोटा कानून लाया जाता है। ये 3-4 कानून जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं निवारक निरोध के अंतर्गत। बाकी मैंने समझा दिया कि निवारक निरोध शक के आधार पर गिरफ्तारी करने का जो है वारंट है। आप कर सकते हैं गिरफ्तार जब आपके ऊपर लगे कि आपका बयान या किसी भी तरीके से आपकी गतिविधि जो है खतरा पैदा कर सकती है, इस दौरान इनको लागू किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।